नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज के एग्रीकल्चर के इस वीडियो के अंतर्गत हम जीवांश खाद का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो जीवांश खाद के वर्गीकरण के हिसाब से देखा जाए तो जीवांश खाद जो है वो दो प्रकार की होती है। पहली जो जीवांश खाद है स्थूल कार्बनिक खाद, जबकि दूसरी प्रकार की जो जीवांश खाद है वो सांद्र कार्बनिक खाद होती है। तो यहां पर हम चर्चा करते हैं कि जो स्थूल कार्बनिक खाद है इस खाद का किस प्रकार का, इसका प्रकृति कैसी होती है, ये इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं और ये हमारे जो खेती हम करते हैं जैविक खेती उसके अंतर्गत इसकी क्या भूमिका है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो स्थूल कार्बनिक खाद है ये खाद जो है उसमें जो कार्बनिक पदार्थ जो है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, जबकि पोषक पदार्थ की मात्रा कम पाई जाती है। तो कार्बनिक पदार्थ यानी कि जो स्थूल कार्बनिक खाद है उसके अंतर्गत हम देखें तो इसमें जैसे गोबर की खाद है, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, हरी खाद आदि को हम स्थूल कार्बनिक खाद के अंतर्गत रखते हैं। तो ये खाद जो होती है वो स्थूल होती है यानी कि मोटी और दरदरी टाइप की खाद होती है। तो इसके अंदर जो हम कार्बनिक पदार्थ की मात्रा देखें तो उसमें कार्बनिक पदार्थ जो है वो ज्यादा पाया जाता है। और जीवांश खाद के अंदर हम जो भी मृदा में जितने भी कार्बनिक पदार्थ मिलाते हैं वो सारे के सारे कार्बनिक पदार्थों का जो आपूर्ति है वो जीवांश खाद के द्वारा ही होती है। तो यहाँ पर हम गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, हरी खाद आदि जो भी खाद है जिसका हम उपयोग करते हैं तो ये सारी खाद जो है उनमें पोषक पदार्थ की मात्रा कम होती है। यानी कि जो एलिमेंट्स, जो 17 एसेंशियल एलिमेंट्स जो पादप को अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए चाहिए वो पोषक पदार्थ जो है वो इसके अंदर कम मात्रा में पाए जाते हैं। और इस खाद का हम उपयोग जब करते हैं तो हमें इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है जितना कि हम सांद्र कार्बनिक खाद का उपयोग करने पर मिलता है। तो तुलनात्मक दृष्टि से ये सांद्र कार्बनिक खाद की तुलना में पोषक पदार्थ की मात्रा जो इसके अंदर कम पाई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जीवांश खाद नहीं है, ये जीवांश खाद है और पादपों की वृद्धि के लिए लाभदायक है। जहाँ पर हम सब्जियों की बुआई करते हैं वहाँ पर हमको इस खाद का जो है अधिक मात्रा में उपयोग करना होता है। 20 से 25 टन अगर हम इस खाद का उपयोग करते हैं 1 हेक्टेयर भूमि के अंदर तो वो सब्जियों के लिए पर्याप्त है। जबकि हम अगर बात करें अपन अनाज के लिए, खाद्यान्नों के लिए अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो किसी भी 1 हेक्टेयर भूमि के अंदर 10 से 12 टन जो है 10 से 12 टन जो है वो गोबर की खाद चाहिए और सब्जियों के लिए 20 से 25 टन जो है वो प्रति हेक्टेयर खाद की आवश्यकता पड़ती है। तो ये खाद जो है ये इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है और जीवांश कार्बन की जो मात्रा है वो भारत के अंदर सर्वत्र सभी जगह पर देखा जाए तो कम पाई जाती है। और हम उसकी भरपाई को करने के लिए हम इस कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और जीवांश कार्बन जो है वो इसको उपलब्ध करवा सकते हैं। मृदा के अंदर इन चीज़ों को मिलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम क्या जो कार्बनिक खाद है
उस कार्बनिक और गोबर की खाद को हम क्या कर सकते हैं, बड़े ढेर बना करके उसको रख सकते हैं, और ज़्यादा लंबे समय तक हम रखना चाहते हैं तब इस प्रकार, और फिर बाद में हम क्या करते हैं कि गहरी जुताई के समय मृदा के अंदर इसको मिला देते हैं। दूसरी बात आती है अपने कि दूसरा जो इसका वर्गीकरण है, सांद्र कार्बनिक खाद। तो सांद्र कार्बनिक खाद जिसे हम कहते हैं, इस कार्बनिक खाद के अंदर क्या होता है कि जो कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम, जबकि पोषक पदार्थ या पोषक तत्वों की मात्रा अधिक। तो स्थूल कार्बनिक खाद के अंतर्गत देखें तो कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा है वो इसके अंतर्गत कम पाई जाती है, और पोषक पदार्थ की मात्रा जो है वो इसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थ की मात्रा इसमें कम पाई जाती है और पोषक पदार्थ की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है। तो तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो सांद्र कार्बनिक खाद जो है वो हमारे लिए अधिक फायदेमंद होती है, क्योंकि इसके अंदर पोषक पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है, और जो पादप को अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए 17 जो तत्व है, जो आवश्यक तत्व है, उसकी भरपाई इसी के द्वारा हो सकती है। तो पोषक पदार्थ इस प्रकार की जो खाद है वो किसमें पाई जाती है, जैसे हम जो भी खलियां काम में लेते हैं, खल जो होती है उस खलियों के अंदर ये पाई जाती है। जैसे नीम की खल है, नीम की खली है, सरसों की खली है, ठीक है ना, जो भी खले हैं एग्जाम्पल के लिए नीम की खल है, सरसों की खल है, ये सारी चीजें। और दूसरा नीम की खल जो है वो कीटनाशक के रूप में भी काम करती है। खल के अंदर जो है वो पोषक पदार्थ की मात्रा जो है, जो एक पादप को अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए जो पोषक तत्व चाहिए वो सारे इसमें उपलब्ध हो जाते हैं। हड्डी की खाद या हड्डी का चूरा, ठीक है, और सूखा जो रक्त है यानी रक्त की जो खाद है, सूखा रक्त की खाद, मछली की खाद, तो ये सारी चीजों की अगर अपन बात करें तो स्थूल कार्बनिक खाद जो है वो खल के अंदर, हड्डी की खाद में, सूखे रक्त के अंदर, मछली की खाद, ये सारे जो पदार्थ हैं इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा तो क्या होती है, कम होती है, जबकि पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो अधिक पाई जाती है। और इस प्रकार की खाद का इस्तेमाल करने से आपके फसल जो है उस फसल की अच्छी ग्रोथ होती है, उसके अंदर जो उत्पादन है वो अच्छा होता है, और जो भी पोषक तत्व है वो फल और सब्जियों के अंदर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों की बात करें, अगर परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है कि जीवांश खाद का वर्गीकरण कीजिए, और तो यह जीवांश खाद है जो मुख्य रूप से कितने रूपों में पाई जाती है, स्थूल कार्बनिक खाद और दूसरी सांद्र कार्बनिक खाद। और परिभाषा में पूछ लिया जाता है कि स्थूल कार्बनिक खाद किसे कहते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि ऐसी जीवांश खाद जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है जबकि पोषक पदार्थ की मात्रा उसमें कम पाई जाती है। तो इस प्रकार की जीवांश खाद को हम स्थूल कार्बनिक खाद कहते हैं। जबकि यह प्रश्न पूछा जाता है कि सांद्र कार्बनिक खाद से आप क्या समझते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि ऐसी जीवांश खाद जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम पाई जाती है जबकि पोषक पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है। और इनके एग्जाम्पल्स भी हम इसके अंदर लिख सकते हैं, जैसे खलियां हैं, हड्डी की खाद है, सूखा रक्त मछली की खाद है, और स्थूल कार्बनिक खाद के अंदर अगर देखें तो गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, हरी खाद, और मानव विष्ठा है, चिड़ियों की बीट है, ठीक है ना। तो जितनी भी ये खादें हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, शहरी जो सीवेज का पानी है, गंदे नालों का जो है, ये सब क्या है, स्थूल कार्बनिक खाद है। और इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ तो प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन पोषक पदार्थ या पोषक तत्व जो है वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं
गोबर की खाद के बारे में। तो यहाँ पर हम देखें कि जीवांश खाद कौन के वर्गीकरण के बाद में हम बात कर रहे हैं जीवांश खाद बनाने की विधि एवं प्रयोग। तो किस प्रकार से जीवांश खाद को बनाया जाता है और उसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, और इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे गोबर की खाद के बारे में। गोबर की खाद के बारे में पढ़ेंगे। तो गोबर की खाद क्या है, ठीक है ना। तो गोबर की खाद में अगर अपन देखें तो हम मुख्य रूप से जब भी हम खेती करते हैं, किसी भी खेत के अंदर जब हम खाद की बात करते हैं या उर्वरक की बात करते हैं, तो जब हम जैविक खेती कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कौन सी खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे गोबर की खाद स्थूल कार्बनिक जो खाद है उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस खाद के अंतर्गत जो गोबर की खाद में अगर हम गुरु पोषक तत्व की बात करें तो गुरु पोषक तत्व जो है वो इसके अंतर्गत NPK को रखा गया है। NP और K यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो नाइट्रोजन की जो पोषक तत्व की जो मात्रा है वो गोबर की खाद के अंदर कम पाई जाती है वनस्पति के रासायनिक खाद की तुलना में। जो है इसमें 0.5% तो क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, और 0.25% जो है इसके अंदर फास्फोरस पाया जाता है, और 0.5% जो है इसके अंदर पोटेशियम पाया जाता है। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो ये खाद जो है गोबर की खाद के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। जो तत्व की प्रतिशत मात्रा है वो गुरु पोषक तत्व की प्रतिशत मात्रा वो इतनी पाई जाती है। इसके अलावा इसके अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, आयरन है, और कॉपर है, जिंक है, और मैंगनीज है, ठीक है ना। ये सारे तत्व जो हैं वो इसके अंदर सूक्ष्म मात्रिक जो तत्व हैं वो भी पाए जाते हैं। तो इसको अपन क्या कहते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व। तो ये तत्व दोनों इसके अंदर पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा है वो कम पाई जाती है, जबकि पोषक तत्वों की मात्रा क्या है, इसमें पोषक तत्व कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जो है वो अधिक पाई जाती है, जबकि पोषक तत्वों की मात्रा इसमें कम पाई जाती है। तो इस प्रकार की जो जीवांश खाद है वो हम खेती बाड़ी के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैविक खाद के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि गोबर की खाद के अंदर जब हम गोबर की खाद को तैयार करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। तो गोबर की जो खाद है उसके अंतर्गत कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। तो गोबर की खाद में उपस्थित घटक, तो ये गोबर की खाद के जो घटक हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के घटक इसके अंदर पाए जाते हैं। पहला तो घटक है जिसे अपन क्या कहते हैं, गोबर। दूसरा जो घटक है इसके अंतर्गत वो है मूत्र, और तीसरा जो घटक है इसके अंदर बिछावन। तो 3 प्रकार के घटकों को हम इसके अंतर्गत देखते हैं। तो पहला जो घटक है गोबर। तो गोबर क्या है कि उसके अंदर गोबर जो पशुओं का जो ठोस पदार्थ होता है, ये क्या होता है, ठोस पदार्थ होता है। और पशुओं के मल को हम गोबर कहते हैं, और जिसके अंदर ठोस पदार्थ अवस्था में पाया जाता है। और इसमें अघुलनशील क्या पाए जाते हैं, अघुलनशील पदार्थ पाए जाते हैं, या अपचित पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये
अब अघुलनशील और अपचित पदार्थ होते हैं जिसको पशु क्या करते हैं, अपने मल के रूप में इसको त्याग देते हैं। और इसके अंदर अगर अपन बात करें तो 0.3 से लेकर के 0.7% तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन उपस्थित होता है। 0.25% इसके अंदर फास्फोरस उपस्थित होता है और 0.3 से लेकर के 0.5% तो इसके अंदर पोटेशियम पाया जाता है। तो NPK की अगर अपन मात्रा को देखें तो इसके अंदर ये मात्रा कम पाई जाती है। दूसरा कि गोबर जो है ठोस पदार्थ होता है और इसको क्या कर दिया जाता है कि इकट्ठा करके इसको खाद के लिए तैयार किया जाता है, ठोस पदार्थ है। और मूत्र जो है, मूत्र जो है ये घुलनशील पदार्थ होता है। इसमें मूत्र के अंदर देखें तो घुलनशील पदार्थों के रूप में ये पाया जाता है। मूत्र में मुख्य जो संगठक है वो यूरिया होता है, ठीक है ना। तो पशुओं का जो मूत्र है उसमें यूरिया की मात्रा पाई जाती है मुख्य रूप से। और यूरिया के अलावा इसके अंदर अगर अपन देखें तो 0.4% जो है वो इसके अंदर नाइट्रोजन होता है और 0.5 से 0.10% जो है इसके अंदर फास्फोरस होता है और इसके अंदर 0.5% से 0.2% तक क्या पाया जाता है, इसमें पोटेशियम पाया जाता है। तो ये यूरिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मूत्र में भी पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम गोबर की खाद बनाते समय ये ध्यान नहीं रखते हैं, बिछावन नहीं बिछाते हैं या पशुओं के लिए उचित व्यवस्था नहीं करते हैं तो ये जो मूत्र है वो मृदा में मिक्स हो जाता है और नीचे चला जाता है। तो इसको हमें रोके रखने के लिए हम क्या करें, जहाँ पर पशुओं को हम जिस बाड़े में रखते हैं उसको वहाँ पर पशुओं के बैठने उठने का जो स्थान होता है वहाँ पर हम बिछावन बिछाएं। तो बिछावन जो होता है वो पादप अवशेष होता है ना। और पादपों के, पेड़ पौधों के जो अवशेष होते हैं उनको बिछा दिया जाता है। पुआड़ कह सकते हैं अपन, भूसा कह सकते हैं। और उसके ऊपर गाय क्या करती है, गोबर करती है। तो गोबर और मूत्र वो उस भूसे के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो सारी की सारी जो मात्रा है वो हमें गोबर की खाद के लिए गोबर मूत्र के साथ बिछावन भी मिल जाता है। और बिछावन के अंदर पादपों के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। और इन तीनों चीजों से जो तैयार खाद है, जो गोबर की खाद है, उस खाद का उपयोग हम जैविक खाद के रूप में कर सकते हैं, जीवांश खाद के रूप में कर सकते हैं। और जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उस फार्मिंग के अंतर्गत इसका ध्यान दिया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हम आगे की बात करें यहाँ पर तो बाकी का हम कल पढ़ेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। और आज के वीडियो के अंतर्गत हमने जो है जीवांश खाद बनाने की विधि और उसके प्रयोग के बारे में हम पढ़ेंगे। और गोबर की खाद में उपस्थित घटक पढ़ लिए हमने। गोबर की खाद क्या है, गोबर में और मूत्र, गोबर, मूत्र और बिछावन ये तीनों पाए जाते हैं। और धन्यवाद।